नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके एक नए सीरीज में। बच्चों, आज मैं आपके बीच लेकर आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट 2। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ईवीएस एंड जीके। मैं आज आपके बीच लेकर आ रहा हूँ टोटल 20 प्रश्न, ऐसे जैसे कि पूर्णतः सिलेबस ओरिएंटेड है, 15 एमसीक्यू और एक पैसेज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारा पहला यानी कि 21 नंबर सवाल क्या है, आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा 21 से लेकर 40 तक ईवीएस के पेपर। तो चलिए, हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि जल चक्र के दौरान जब सूर्य का ताप नदियों और समुद्रों के पानी को गर्म करके वाष्प में बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि जल चक्र कहने मतलब कि पृथ्वी पर जो जल रहती है वो धीरे धीरे वाष्प बनकर फिर से बादल के रूप में जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो वाष्पीकरण कहलाती है। मतलब कि नदियां हो या समुद्र हो, ये सब पानी को गर्म करके वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अगला हमारा 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पुलिस अपराधियों को पकड़ने और सूंघने की तीव्र क्षमता के लिए किस जानवर का उपयोग करती है। आपका ऑप्शन है बिल्ली, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है खरगोश। बच्चों, आपको बताना है कि पुलिस जो है अपराधी को पकड़ने और सूंघने की तीव्र क्षमता के लिए किस जानवर का उपयोग करती है। तो आप सब बताओगे कि सर वो जो है ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। चलिए, अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, 23 नंबर सवाल, कच्चे आमों को, क्या सवाल है, कच्चे आमों को पूरे साल खाने के लिए संरक्षित कैसे किया जाता है। यानी कि कच्चे आम जो है उसे पूरे साल खाने के लिए हम कैसे उसे संरक्षित करते हैं। क्या उबाल कर रखते हैं, आप बोलोगे नहीं। अचार बनाकर, बोलोगे यही आंसर भी होगा। तो कच्चे आम को जो है पूरे साल यानी कि हम खाने के लिए संरक्षित कैसे करते हैं, तो अचार बनाकर करते हैं। अगला हमारा 24 नंबर सवाल है, किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है दिवाली, ऑप्शन बी है ईद, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन डी पोंगल। आप बताओगे रंगों का त्योहार जो है हम होली को बोलते हैं। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंगों का त्योहार किसे बोलते हैं, होली को। अगला हमारा सवाल क्या कर रहा है, हमारे शरीर में भोजन पचाने का मुख्य अंग कौन सा है। तो भोजन पचाने की यहाँ बात हो रही है, तो क्या फेफड़ा है, नहीं। फेफड़ा तो श्वसन यानी सांस लेने से संबंधित है। हृदय ये तो रक्त से संबंधित है। गुर्दा ये तो रक्त को छानने से संबंधित है। तो एक ऑप्शन ही मेरा बचता है अमाशय, यानी कि पेट। हमारे शरीर में भोजन पचाने का मुख्य का अंग जो है कौन सा है, तो अमाशय, यानी कि अमाशय में ही भोजन पचने की काम होती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल आपके बीच है 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो दिखना है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी है बारिश, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी नल का पानी। तो क्या नल का पानी प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत कहने मतलब जो भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड हो, जिसको मानव ने नहीं बनाया हो। तो यहाँ पर देखिए नदी, बारिश, झील ये सब भगवान के द्वारा, यानी कि बोल सकते हैं। क्या नल का पानी ये तो इंसान के से बनाया गया है, तो इसलिए प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा, प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नल का पानी। अगला 27 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछा जाए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो वो गैस कौन सी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण के बाद जो गैस बनती है वो होती है ऑक्सीजन, जिसका उपयोग हम सभी सांस लेने में करते हैं। अगला 28 नंबर हमारा सवाल क्या है, पीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता है, जिनका उपयोग पुराने समय में पानी के लिए किया जाता था। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्या वो ऑप्शन बावड़ी, तालाब, बांध या नलकूप, तो आपको बताना है कि जो कौन सा ऑप्शन होंगे। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट में आंसर करें कि सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता है, जिनका उपयोग पुराने समय में पानी के लिए किया जाता था। चलिए अगले 29 नंबर सवाल को देखते हैं, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। क्या सवाल है, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी तारे, ऑप्शन डी बिजली। आपको बताना है कि पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है। यानी कि धरती जो है उस पर प्रकाश के बहुत सारे स्रोत है, लेकिन मुझे ढूंढना है प्राकृतिक। तो आप कहोगे सूर्य, सूर्य प्राकृतिक स्रोत है जिससे हमें प्रकाश मिलती है। अगला हमारा 30 नंबर सवाल क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी जानवर है। तो गाय, हिरन, शेर, खरगोश। इसमें आप शेर को देखोगे, यह एक मांसाहारी जानवर है। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 31 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, पत्तियों का रंग, क्या सवाल है, पत्तियों का हरा रंग किस घटक के कारण होता है। आप सभी ध्यान रखिएगा कि पत्तियों का हरा रंग जो होता है, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के वजह से हरा रंग होता है। और मैं आपसे पूछूं कि पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, तो पत्ती को कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है, तो क्लोरोफिल के वजह से होता है, या उसे हम पर्णहरित भी कहते हैं। अगला हमारा सवाल है, भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी हम सभी को पता है नई दिल्ली में। और इंडिया गेट के बारे में पूछा जाए कहाँ है, तो वो भी नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है, मलेरिया बीमारी किसके काटने से फैलती है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, मलेरिया जो है मादा
एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। तो मलेरिया की बीमारी किसके काटने से फैलती है? तो मादा एनोफिलीज। और इसके उपचार में हम प्राचीन रूप से औषधि के रूप में कुनैन की पत्ती का इस्तेमाल करते थे। और अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया की खोज किसने किया, तो आप अपने किताब में रॉस की जंग मलेरिया के संग जरूर पढ़े होंगे। तो रोनाल्ड रॉस मलेरिया की बीमारी से बचाव के तरीके की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस। चलिए अगला हम 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? कौन सा पक्षी, क्या सवाल है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे घुमा सकता है? अब इमेज को भी देखकर गेस कर सकते हो कि वह कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक काफी हद तक पीछे घुमा सकती है। तो वो कौन सा हो जाएगा? उल्लू। क्या हो जाएगा? उल्लू। तो कौन सी पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है? तो वो कौन सा है? उल्लू। तो कौन सी पक्षी है? उल्लू। उल्लू जो है अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकती है। अगला हमारा सवाल है हमारे राष्ट्रीय ध्वज। तो आपको बताना है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ध्वज यानी कि तिरंगा। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। और इसमें कितने रंग है? 3। ऊपर बोल सकते हो केसरिया, सफेद, उसके बाद हरा। तो ये बीच में जो आपसे मैं पूछूंगा कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टी है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 3। और इसके बीच में जो तिल्ली रहती है उसमें कितनी तिल्ली की संख्या है? चक्र जो है उसमें कितनी तिल्लियां हैं? तो 24 चक्र है। ठीक है, जो कहां से लिया गया? अशोक स्तंभ, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा जो 36 से 40 यानी कि इंडियन सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 MCQ और एक पैसेज रहने वाला है। चलिए उस पैसेज को देखते हैं। चलो गद्यांश पढ़ते हैं। क्या है इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। मैं आप पूरे बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। मैं आपको कई तरीके बताऊंगा कि कैसे गद्यांश बिना पढ़े हुए भी आंसर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूं कि बच्चों जब भी आपको गद्यांश बनाना हो तो सर्वप्रथम आप सवाल पढ़ लो। सवाल पढ़ने से क्या होगा? जब आप सवाल पढ़े रहोगे और उसके बाद गद्यांश पढ़ोगे तो आपको पता चले अरे यह सवाल इस लाइन से मिला है, अरे यह सवाल इस लाइन से मिला है। चलो उसी चीज को अप्लाई करते हुए और या तो एक बार पूरा गद्यांश आप पढ़ लो उसके बाद आंसर लगाओ। तो चलो हम गद्यांश पढ़ते हैं। हमारा गद्यांश क्या कह रहा है? बहुत समय पहले पानी बहुत कीमती था। जैसलमेर के राजा घरसी ने घरसी सर नामक एक बड़ा तालाब बनवाया। सर का अर्थ झील या तालाब होता है। आप ध्यान रखिएगा, क्या एक पॉइंट मुझे मिल रहा है? सर का अर्थ झील या तालाब होता है। उन्होंने इसे इस तरह बनवाया था कि जब एक झील बारिश के पानी से भर जाती थी तो अतिरिक्त पानी बहकर दूसरी झील में चला जाता था। इस तरह कुल 9 झीलें आपस में जुड़ी हुई थी। चलो अब हम प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है गद्यांश से जुड़ा हुआ? सर शब्द का अर्थ क्या है? तो सर शब्द का अर्थ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं सर शब्द का अर्थ क्या है, तो अभी जस्ट हमने गद्यांश में यहाँ पर देखा था सर का अर्थ झील या तालाब होता है। आप ध्यान रखिएगा, सर शब्द का अर्थ क्या होता है? झील या तालाब। तो राइट आंसर हमारा क्या जो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला हमारा है घर फीसर तालाब किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है राजा अकबर, राजा अशोक, एक किसान, राजा घरसी। आप देखोगे कि यह सभी किसी भी मैं इस गद्यांश में नहीं सुनाऊं। एक क्या होगा? राजा घरसी, यानी कि राइट आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर बी। तो अगला है कुल कितनी झीलें आपस में जुड़ी हुई थी? तो कितने? 9। चलो ऐसे ही हम देखते हैं। अगला हम 39 नंबर सवाल कह रहा है। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है? पहली झील बारिश के पानी से पूरी भरने पर क्या होता था? तो पहली झील बारिश के पानी से पूरी भरने पर क्या होता था? पानी बहकर दूसरी झील में चला जाता था। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या जो ऑप्शन नंबर बी। जैसलमेर किस राज्य में है? तो यह जो है राजस्थान में है। कौन राज्य में जैसलमेर है? तो राजस्थान। चलो मैंने आपको क्या तैयार किया कि जब भी आपको पैसेज बनाना हो तो आराम से पैसेज पढ़ लो, उसके बाद आप प्रश्न भी पढ़ सकते हो या एक और तरीका अपना सकते हो। पहले आप सवाल पढ़ लो उसके बाद पैसेज बनाओ। इससे आपको होगा कि यह लाइन आपको पैसेज में मिलता हुआ दिखेगा तो आप आंसर तक अप्रोच कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस सेट के साथ।